नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम इलेक्शन लॉन्च में मौजूद हैं और जैसा हमने आपसे वायदा किया था, IBC 24 पर चुनाव की घोषणा के साथ चुनाव के अंत में जब तक सरकार आकार नहीं ले लेती तब तक हम आपको एक एक अपडेट देंगे। और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री को टकटकी लगाए कान लगाकर सारा देश सुन रहा था। 4 राज्यों के नतीजे आए हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर देश और प्रदेश की जनता को वे शुभकामनाएं दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का खेमा इस वक्त बेहद उत्साहित है। मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों स्टेट में अब की बार चुनौतियां दोनों पक्षों के लिए कम नहीं, लेकिन जीत का सेहरा जिन पार्टियों के सर सजा है, वहां जीत के लिए आखिर किसको क्रेडिट दिया जाएगा? क्या ऐसी वजह हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये जीत की वजह हैं, और क्या ऐसे प्रमुख कारण रहे जिनकी वजह से हार हुई? और अब बारी है छत्तीसगढ़ के बारे में बातचीत करने की। तो अगले 1 घंटे हम आपको लगातार ये दिखाने, बताने और चर्चा में, विश्लेषण में इस बात को लाने वाले हैं कि आखिरकार कहां चूक हो गई, क्या हार के कारण रहे कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में, और ऐसे कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो जीत के जिम्मेदार माने जा सकते हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ये दावे तो करती रही कि वो जीतने वाली है, लेकिन जीत के क्या कारण और हार की क्या वजह हैं, इसको लेकर के कयास जारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश कर जुड़े हुए हैं। अविनाश, युवाओं की बात पर आपने भी लगातार लोगों से चर्चा की है। पूरे दिन का ओवरऑल युवाओं के बीच का फीडबैक आप क्या शेयर करेंगे? और जिस तरह से नतीजे आए हैं पुनीत जी, पूरा देश इसे देख रहा था, सब प्रदेश के लोग इसे देख रहे थे, नेता देख रहे थे, प्रत्याशी देख रहे थे, विपक्षी खेमे के लोग देख रहे थे। और जिस तरह से सबके लिए यह शॉकिंग था और अप्रत्याशित भी था, कई जगह प्रत्याशित था। एग्जिट पोल के साथ भी नतीजे गए कई जगह, और खासकर छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल को चौंकाया है, धता बताया है सारे एग्जिट पोल को। और इस वक्त अपडेट हम हमेशा अपने दर्शकों को रखते हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट भी आपको दे दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ देर बाद राजभवन पहुंचने वाले हैं अपना इस्तीफा देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का समय आ गया है और इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाओं का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को हमने सुना, प्रदेश जरूर उनसे भी सुनना चाहेगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, तो क्या वे रिएक्शन देते हैं उस पर हमारी नजर है। वे राजभवन जा रहे हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनका क्या रिएक्शन है आप तक लाइव हम पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी सौरभ की नजर इस पर बनी है। फिलहाल आते हैं छत्तीसगढ़ में जीत और हार के कारणों पर। तो सबसे पहले आपको यह बताने का प्रयास है हमारा कि आखिर वो कौन सी वजह हैं जिन्हें हम जीत के फैक्टर्स कहेंगे, और ऐसी कौन सी वजह हैं जो कांग्रेस पार्टी के हार के कारण बने। तो कुछ देर बाद राजभवन पहुंचने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे, ये इस वक्त का अपडेट है। और जीत हार के कारणों पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाले, एक नजर डालिएगा। कल चमन था, आज एक सेहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ? सत्ताधारी कांग्रेस के जज्बात आज इन्हीं लफ्जों में सिमटे नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी खेमे में नारे, पटाखे और जोश से भरे नजारे ये कह रहे हैं, फूल खिले गुलशन गुलशन। लोकशाही की ये जादूगरी है कि माया का मेला है, 5 साल का खेला है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की बिगुल बजते ही अटकलों का जो कुहासा छाने लगा था वो छट चुका है। जनादेश का सूरज पूरी प्रखरता के साथ उदित है। परिणाम साफ है, जनमत स्पष्ट है। कांग्रेस और बीजेपी को अगले 5 साल किस भूमिका में रहना है ये तय हो गया है। रिजल्ट से आंकड़ों के अलावा और जो निकला है उसके कई मायने निकल रहे हैं और कई आगे भी निकाले जाएंगे। पर असल सवाल ये है कि बीजेपी अगर कामयाब हुई तो कौन से वो अहम कारण हैं जिसने सत्ता की राह निकाली। कांग्रेस अगर हारी तो किन वजहों ने
उसके लिए राजपथ का रास्ता अवरुद्ध किया। सवाल ये भी कि बीजेपी की सफलता के सारथी कौन हैं? कौन है वो चेहरे जो इस वक्त जीत की रोशनी में दमक रहे हैं? दूसरी ओर कांग्रेस अगर मायूस है तो उसे इस मायूसी की गर्द में पहुंचाने वाले किरदार कौन है? ये सवाल भी अब सियासी आसमान पर मुंह पाए खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जीत के कारण क्या रहे और हार की क्या वजह? उसके पहले कि हम इसकी तफसील पर जाएं, अपने दर्शकों को बता दें कि अब बारी है पूरी तरह से विश्लेषण करने की इस नतीजे को। 54 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंडेट पूरी तरह क्लियर है। अपडेट यह है कि मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। ऐसी घड़ी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीत के कारण क्या रहे, पर अगले आधे घंटे बाद हम आपको इसी मंच पर यह भी बताएंगे जीत के असल हीरोज कौन रहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के, और हार के जिम्मेदार वो कौन से चेहरे हैं उनके बारे में बताएंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग ये पूरा डिस्कशन, और वो चेहरे हो सकते हैं हीरो। जीत के ऐसे 7 चेहरे हैं जिनके बारे में तफसील से बताएंगे अगले आधे घंटे के बाद, और हार के मुजरिम वो 5 फेसेस कौन से कहे जा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ग्राफिक्स के नजरिए से मेरे सहयोगी अविनाश ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीत के किन फैक्टर्स को इस पूरे इलेक्शन में हमने देखा, महसूस किया। अविनाश, तो अविनाश आपको बता रहे हैं जीत के कारणों को लेकर क्या स्थिति है। आइए आपको इनके बारे में हम विस्तार से बताएं, विस्तार से दिखाते हैं। इंटेलिजेंस स्क्रीन देखिए आप। तो बीजेपी की जीत जिस तरह से हासिल हुई छत्तीसगढ़ में, पुनीत जी, नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की रणनीति, लगातार 2 दिन के दौरे पर आते थे, रात को अमित शाह आते थे, एक मंत्र देते थे जीत का, कार्यकर्ताओं को चार्ज करते थे और अगले दिन दिल्ली चले जाते थे। यह फॉर्मूला बहुत काम किया। प्रदेश के नेताओं में सीएम के चेहरे को लेकर कोई खींचतान नहीं दिखी, जबकि कई धुरंधर, कई बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मौजूद थे। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कौन बनेगा, इसकी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं दिखी। चलिए आज इस पहले फैक्टर पर ही हम जरा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ में इस वक्त वरुण श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने इस पूरे इलेक्शन को बड़ी बारीकी से, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो देखते रहे, भांपते रहे, और साथ में हमारे 3 सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में 2 मेहमान और जुड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ 3 सहयोगी हैं। सौरभ सिंह परिहार हैं, कांग्रेस पार्टी का ये पूरा पक्ष देखते रहे पूरे दिन भर भी और इलेक्शन के दरमियान भी। राजेश मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर इनकी बारीक नजर बनी रही है, और इस पूरे दरमियान में सबसे महत्वपूर्ण है सरगुजा का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो जाना कांग्रेस पार्टी का, और पूरी तरह से सपोर्ट करना बीजेपी को। तो सरगुजा की हलचल पर मेरे सहयोगी अभिषेक सोनी ये नजर रखे हुए हैं। इन तीनों का रुख हम करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा रिएक्शन वरुण जी आपका। ये जो पहली हमने देखी मोदी शाह की जोड़ी, हम यहां उलझे रहे छत्तीसगढ़ की सियासत में जय वीरू में, लेकिन केंद्र से एक जोड़ी आई, एक की रणनीति और दूसरे का चेहरा, बड़ा काम कर गई। बिल्कुल पुनीत जी, मोदी और शाह की रणनीति की सबसे खास बात यह है, ये अपनी अप्रोच और अपनी रणनीति को हॉरिजेंटल रूप से प्रकट करते हैं, उसी तरह से इसको बुनते हैं, वैसी बुनावट करते हैं जहां आपको कोई भी एक एंगल होता है ना, थोड़ा सा माइक पास कीजिए। कोई भी एंगल ऐसा होता है जिसको ये छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमको शुरुआत में लग रहा था, जब 1 साल पहले, करीब 14 महीने पहले जब ये तय हुआ कि इसका प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, तो फिर कई सारी सुइयां घूमती नहीं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, कौन बनेगा, जाति समीकरण, पत्रकार जो हैं तमाम सारे कयास लगाते रहे, लेकिन अंततः जो चेहरा आया वो बहुत सरप्राइजिंग था, किसी ने कल्पना नहीं की थी, और वो चेहरा आ गया। फिर बात आई कि नेता प्रतिपक्ष चेंज किए जाएंगे, फिर वही बात करीब करीब 2 महीने 1.5 महीने ये कयास लगाते, मतलब किसी भी मुद्दे को करने से पहले ये लोग उसकी चर्चा खड़ी करते हैं, ताकि जनमानस में उसकी स्वीकारता को भी चेक किया जा सके, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर के लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी देखा जा सके, उसके राजनीतिक असरात को भी समझा जा सके। तो इस तरह से जो इनकी स्ट्रैटेजी हम देखते हैं, तो हर चीज, हर स्टेप के पीछे ये एक मल्टीपल अप्रोच अपनाते हैं, हॉरिजेंटली चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, किसी एक बिंदु पर नहीं टिकती पुनीत जी। चलिए बाकी के बिंदुओं पर विस्तार से जाएं, इसके पहले अपने सहयोगियों का रुख हम इस वक्त कर रहे हैं, और सरगुजा सबसे पहले हम चलना चाहेंगे। सरगुजा में अब की बार जो बड़ा उलटफेर हुआ अभिषेक,
इसने सारे देश का ध्यान खींचा है, कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। पिछली बार इतिहास रचा, सारी सीटें कांग्रेस को दे दी। अब की बार भी इतिहास है, टीएस सिंहदेव जैसे सबसे बड़े फेस को वहां से कम मार्जिन से सही, लेकिन हार झेलनी पड़ी। इतनी बुरी तरह से पिछड़े और जिस अंदाज में सारे के सारे चेहरे कांग्रेस के पीछे हुए, ये एक कारण बन सकता है। लेकिन बीजेपी इतने जबरदस्त तरीके से जीत वहां हासिल करेगी, क्या खेमों का इस वक्त रिएक्शन और माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, जो सरगुजा संभाग है, ये माना जाता है कि जहां इसने बाजी मारी जिस पार्टी ने, उसकी सरकार बनेगी, और ऐसा ही देखने को मिला है। 14 की 14 सीटों पर वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे रहे। अगर सच्चे मन से जनता की सेवा करो तो सेवा असर करती है। पूरा मध्य प्रदेश जो हमारा परिवार है, उसके भाई और बहनों ने अपना परिवार समझ के, अपना समझ के, क्योंकि नेता और जनता नहीं, पूरा प्रदेश परिवार हो गया, उन्होंने अद्भुत प्यार दिया है। मैं आभारी हूं मेरी देवी तुल्य बहनों का। हम जहां जाते थे उनका प्यार उमड़ता था, वो स्नेह से आशीर्वाद देती थी, और न केवल आशीर्वाद देती थी, भावुक हो जाती थी और कहती थी, भैया अपन ही जीतेंगे। मेरी बहनों, अपन जीत गए। भांजे भांजियों का ऐसा प्रेम मिलता था, मामा मामा कह के पुकारते थे तो रोम रोम पुलकित हो जाता था। ये उन भांजे और भांजियों के प्रेम की विजय है। मैं प्रदेश के समाज के सभी वर्गों के भाई और बहनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। कई बार मुझे लगता भी कि धन्यवाद किसको दूं, क्योंकि सब तो अपने हैं, लेकिन फिर भी धन्यवाद। उन्होंने विश्वास बना के रखा भारतीय जनता पार्टी पर, और हमारा संकल्प है कि जान भले ही चली जाए, इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। जो प्रदेश के विकास का रोड मैप हमने बनाया है, हम उस पर चलकर प्रदेश को विकसित भी करेंगे, समृद्ध भी बनाएंगे, और जो जो वचन दिए हैं वो सारे संकल्प पत्र में हमने जो संकल्प व्यक्त किए हैं, एक एक संकल्प पूरा होगा, क्योंकि ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की गारंटी है। हम उसको हर हालत में पूरा करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, किन शब्दों में मैं आभार प्रकट करूं। मैं तो विनम्रता पूर्वक सभी को प्रणाम करता हूं, इस संकल्प के साथ कि जिएंगे तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए। और 8000 से ज्यादा वोटों से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की हार हुई है। यह इस वक्त का बड़ा अपडेट है, दर्शकों को पहले दे दें। अविनाश, अभी हमने जिक्र किया था सरगुजा का और बात अधूरी रह गई थी अभिषेक की, हम चल सकते हैं वहां? चलिए अभिषेक, आपका रुख करेंगे, क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस की वापसी हुई थी छत्तीसगढ़ में, तब भी अंबिकापुर सुर्खियों में था, सरगुजा सुर्खियों में था, क्योंकि 14 सीटों के साथ 14 विधायक विधानसभा सरगुजा संभाग ने भेजे थे, और 23 जब आ गया तो ये नतीजा जो था पूरा पलट गया। 14 के 14 पूरा विधायक ये बीजेपी में चले गए। तो अभी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, कैसा माहौल है? दोनों खेमों का हाल बताएं आप जल्दी से अभिषेक। वहां पे करूंगा, वहां पे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आवाज मिल पा रही है अभिषेक आपको?
जी जी मिल रही है पुनीत जी आवाज। जी बताएं, दोनों पक्षों का हाल बताएं। टीएस सिंहदेव साहब वहां से हार गए, पूरा सरगुजा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता नजर आया। देखिए पुनीत जी, जिस तरह से 2018 में जो चुनाव परिणाम आए थे और कांग्रेस की तरफ से एक लहर चली थी और सभी 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास थी, कुछ इसी तरह की लहर 2023 में मिली है, लेकिन इस बार लहर भाजपा के पक्ष में है और यही कारण है कि दिग्गजों की हार के समीकरण बने और दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि अभी अंबिकापुर जो विधानसभा का जो फैसला है वो अब तक ऑफिशियली रूप से डिक्लेयर नहीं करा गया है। 94 वोट से जो टीएस सिंहदेव हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पहले जो बैलेट पेपर थे, जो रिजेक्ट बैलेट पेपर थे, उनकी जांच की मांग की गई। उसके जांच पूरे होने के बाद अब रैंडमली रूप से जो ईवीएम हैं उनके जांच की मांग की गई है और अब जो निर्वाचन के पदाधिकारी हैं वो उसकी जांच कर रहे हैं और ऐसे में जो नतीजा है वो आने वाले आधे घंटे के भीतर हमारे सामने होगा। लेकिन जिस तरह से अंबिकापुर सीट को लेकर अभी भी कशमकश की स्थिति बनी हुई है, अब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता, उन्होंने इसका विरोध किया है और उनकी मांग है कि जब एक बार जीत हो चुकी है तो फिर री अकाउंटिंग करके इसको क्यों इसको जीत को सर्टिफिकेट को क्यों नहीं दिया जा रहा है। एसपी सुनील शर्मा उन तक पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि 94 सीटों से जो मत है उनसे भाजपा की जीत हो चुकी है। ऐसे में जो यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ये अंबिकापुर की सीट का हाल है। फिलहाल जो स्थिति है, 94 सीटों से जो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं वो चुनाव हार चुके हैं। दूसरी तरफ जो परिणाम सामने आए हैं पुनीत जी, उसको लेकर न तो भाजपा के नेताओं ने ऐसा परिणाम की अपेक्षा की थी और न ही कांग्रेस को ऐसी उम्मीद थी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जो कि दिग्गज नेता हैं, 4 बार से विधायक थे, मंत्री थे, उनको हार का सामना करना पड़ा और करीब 20,000 से ज्यादा मतों से उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। और सबसे खास बात यह कि जो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र है वहां से अब तक आजादी के बाद से अब तक भाजपा को जीत नहीं मिल सकी थी। ऐसे में सेना के एक जवान वहां पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और वो कमल खिलाने में सफल हो जाते हैं। यही कुछ नजारा संभाग के सभी सीटों पर रहा है। अगर भरतपुर की बात करें तो वहां से ये माना जा रहा था कि गुलाब कमरो चुनाव में काफी आगे रहेंगे, लेकिन ऐसा नतीजा नहीं हुआ। रेणुका सिंह जी ने वहां से चुनाव में जीत दर्ज की। जो कोरिया जिले की तीनों सीटों पर भाजपा के नेता जीते। रामानुजगंज से बीजेपी की स्ट्रेटेजी बनाने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसके बारे में वरुण जी ने हमको बताया। मैं थोड़ा और इस विस्तार में जाऊंगा, लेकिन पहले जरा पार्टी मुख्यालयों का एक अपडेट हम और ले लें। राजेश जी बताएं, आप भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की स्थिति इस समय जाहिर है बड़े उत्साहजनक माहौल में, जश्न के माहौल में, और एक सवाल के साथ कि कौन अब अगुवाई करेगा, मुखिया बनेगा, इसको लेकर माहौल बताएं। देखिए पुनीत जी, मेरे को आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, मगर जो आप पूछना चाहते हैं वो मैं समझ चुका हूं। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में खड़े हुए हैं और आप माहौल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत माहौल खुशनुमा माहौल है, जश्न का माहौल है और लगभग 2 घंटे से भारतीय जनता पार्टी में इसी तरह जश्न का माहौल है। मैं जहां पे खड़ा हुआ हूं, ये जो बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग है जहां पर फिलहाल पूरी चुनाव की रणनीति यहाँ पे तैयार हुई है। जेपी नड्डा आए, अमित शाह आए, तमाम जो बड़े नेता आए हैं और यहाँ पर इस बिल्डिंग में बैठकर रणनीति तैयार की और उस रणनीति का असर यह है पुनीत कि आज भारतीय जनता पार्टी 54 वोटों के साथ सत्ता बनाने, यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। अगर हम अभी बात करें तो प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं, प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर वो यहाँ पर आ चुके हैं। सह चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया हैं, सह प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं और जीते हुए जो प्रत्याशी हैं जैसे अभनपुर के जो जीते हुए प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू वो यहाँ पर पहुंचे हैं, कुशवंत साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और निश्चित रूप से अब यह तय हो रहा है कि कब विधायक दल की बैठक करनी है। और जो जानकारी मिली है कि कल सुबह जो है विधायक दल की बैठक की जाएगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा करेगी। और लगातार जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जश्न और उत्साह का माहौल है बना हुआ है। अगर हम बात करें रायपुर की 7 सीटों में, तो रायपुर की 7 सीटों में 7 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। रायपुर की 4 सीटें यहाँ पर जीत के आए हैं। और अगर हम बात करें तो आरंग
में मंत्री जो शिव डहरिया वो भी करीब 16,000 वोट से हार चुके हैं। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू, पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ला और ये तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज थे जो वो सब चुनाव हार चुके हैं। तो जिस तरह से जीत यहाँ पर मिली है उससे भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह देखा जा रहा है, एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। और जब ऐसी भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज और जीत को लेकर जो रणनीतिकार हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर जुड़े हुए हैं और इस वक्त तैयारी कर रहे हैं सरकार बनाने को लेकर। उस तैयारी से जो अपडेट आएगा वो वापस जानने के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल ये भी बता दें अपने दर्शकों को, अभय नारायण सिंह साहब हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता के नाते इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अभय जी स्वागत मैं आपका करता हूं, आपके पास आऊंगा कुछ देर बाद, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण जो एक हम जानकारी दे रहे थे अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो क्या अपडेट है जरा लीजिए आप अविनाश। सौरभ सिंह परियार राजीव भवन कांग्रेस के दफ्तर से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, क्या अपडेट है तफसील से बताएं, जल्दी से बताएं सौरभ। चलिए अभय नारायण साहब के पास हम चलते हैं, सौरभ का संपर्क हमारा फिलहाल नहीं हो पाया। अभय जी अभी हम जीत के कारणों पर बातचीत कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला कारण जो हमको दिखाई पड़ता है, हम यहाँ या कांग्रेस पार्टी यहाँ जय वीरू में उलझी रही, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने आकर यहाँ पूरा माहौल पलट दिया 6 से 7 हफ्तों के भीतर। मोदी जी का चेहरा और शाह साहब की रणनीति ये तक आ गया कि पर्सनल इंटरेस्ट उनका छत्तीसगढ़ में पूरी जमावट पर रहा। रात में आकर स्ट्रेटजी बनाना, लंबी मीटिंग्स लेना, हर निर्णय में उनके जो शैली है उसकी छाप दिखाई पड़ी। कांग्रेस को क्या है भारी पड़ गई जोड़ी? देखिए सबसे पहले तो मैं जो भी आज जनता का फैसला आया है उस फैसले को स्वीकार करते हैं और जनता को धन्यवाद देते हैं कि 5 साल हमारी सरकार रही, हमने काम किया, हमको साथ दिया और आज जो भी जितनी सीटें हमको मिली है उसके लिए उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। दूसरी बात, जो लोग जीते हैं उनको हम बधाई देते हैं कि जीत गए, सरकार बनाए और जिन योजनाओं को लेकर हम किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काम कर रहे थे, उन योजनाओं को अगर वो आगे चलाएं जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को उनका लाभ मिलता रहे। अब बात रणनीति की है तो कांग्रेस पार्टी ने भी रणनीति बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई। हमारी रणनीति 18 में सफल हुई थी, 15 साल की सरकार, उनकी इनकम्बेंसी को हमने किया, घोषणा पत्र हमने किया और जनता ने हमको स्वीकार किया। वर्तमान में हमको भरोसा था कि हमारी योजनाओं पे हमको वोट मिलेगा, हम जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के लिए काम किए उस पर हमको वोट मिलेगा, जनता हमारे साथ जाएगी। और ये मैं आज भी कह सकता हूँ कि भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस की सरकार, देश की एकमात्र सरकार थी जो किसान की सरकार पूरे देश में कहलाती थी। किसान की आय दोगुनी करने का काम तो किया ही, किसान के साथ खड़ा होने का काम किया, जिससे कई वर्ग हमसे नाराज भी हुए। लेकिन जिस अच्छी बात है कि आपने जनादेश को स्वीकार किया और आपने इस जोड़ी के बारे में जो कहा, इसकी रणनीति के बारे में जो कहा, इस पर हम थोड़ा और विस्तार से जाएंगे। फिलहाल सौरभ सिंह परियार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौरभ, मुझे सुन पा रहे हैं? बड़ा अपडेट आपने दिया था कि मुख्यमंत्री कभी भी राजभवन पहुंचेंगे इस्तीफा देने, अपडेट क्या है कांग्रेसी खेमे का? बिल्कुल देखिए पुनीत, जिस तरीके से चुनावी रिजल्ट आए हैं इससे स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की हार हो चुकी है और भाजपा जो है नई सरकार बनाने जा रही है। और कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है राजभवन पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल को देंगे। और इससे पहले भी जो है कुछ देर पहले ये जानकारी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 7 बजे पहुंचेंगे, लेकिन वो टाइम जो है शेड्यूल वो चेंज हुआ और अब जो नया टाइम आया है वो 9:30 बजे का है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आप देखिए कि हमारे साथ कैमरामैन अजय हैं, वो दिखा रहे होंगे कि ये राजभवन है, राजभवन के जस्ट बाहर हम जो है खड़े हुए हैं और कुछ देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आएंगे और अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को सौंपेंगे। और इससे पहले कि जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा में तैनात पीएसओ हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार हुई है
वो कहीं ना कहीं बहुत सारे इसके फैक्टर है, बहुत सारे जो है मायने जो कांग्रेस कह रही थी कि इस कारण से हमारी जीत होगी, लेकिन सारे मायने जो है उनके सारे वादे जो है फेल हो चुके हैं। और जब निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हार भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, जब 17 तारीख को चुनाव हो रहा था, दूसरे चरण का मतदान था, तो हमसे ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि मेरे नेतृत्व में और मेरे चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा गया है। तो स्वाभाविक रूप से दरअसल मैंने पूछा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यही कहना था कि मेरे चेहरे और मेरे नेतृत्व पर चुनाव लड़ा गया है, तो हाईकमान को और विधायक दल को निर्णय लेना है। लेकिन आज ये स्थिति उलट है, कांग्रेस की सरकार जो है चली गई है और भाजपा आ गई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है हार स्वीकार करते हैं, सीधे तौर पर जो है अपनी जिम्मेदारी लेंगे वो हार की। भवन के बाहर है, आपके पास मैं लौटूंगा, अपडेट हम लेते रहेंगे आपके साथ में। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़े जीत के कारणों पर हम बात कर रहे हैं, एक और बड़ा अहम फैक्टर जो इस पूरे चुनाव में दिखाई पड़ा है अविनाश, वो है महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना का जिक्र होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्म्स को भरवाना शुरू किया था और ये टर्निंग पॉइंट माना गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का माहौल बनाना, शाह साहब की रणनीति, मोदी जी का चेहरा और इसके साथ महतारी वंदन के फॉर्म जिसने एक तरह की श्योरिटी दे दी। वरुण जी, ये टर्निंग पॉइंट रहा, एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा जीत का। बिल्कुल ये कहा जा सकता है, महतारी वंदन योजना जिस तरह से प्लान की गई थी, हम लोगों को ये लग रहा था जुलाई अगस्त में कि छत्तीसगढ़ में भी लाडली बहना का कोई पार्ट 2 रिलीज होगा, और वैसा ही हुआ। इसको यहाँ का हाइपर लोकल टच दिया गया, महतारी वंदन नाम दिया गया, और इसमें बहुत सारी जो वर्जनाएं वहाँ लगाई गई थी, जो आधार वहाँ बनाए गए थे इसकी पात्रता के, उन पात्रता के आधारों को थोड़ा शिथिल किया गया। वहाँ पर मध्य प्रदेश में 1,39,00,000 रजिस्ट्रेशंस महिला जो लाडली बहना के हैं, यहाँ पर भी बीजेपी ने इसको सिर्फ अनाउंस नहीं किया बल्कि इसके सेकंड पार्ट पर गई। जैसा कि मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महतारी वंदन योजना के पूरे प्रदेश भर में 50 लाख फॉर्म्स भरवाने का दावा किया था। 50 लाख फॉर्म्स भरवाने के लिए पुनीत जी मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम न्यूनतम 25,000 कार्यकर्ता लगते हैं, और 25,000 कार्यकर्ता जो नेगेटिविटी में उलझे हुए थे, आपसी इस नेता उस नेता के हार जीत के आंकड़ों में उलझे हुए थे, फ्रस्ट्रेशंस में थे या असहमतियों में थे। एक तो बीजेपी ने उनको मोबिलाइज किया टुवर्ड्स द वर्क, टुवर्ड्स द टारगेट। दूसरा 50 लाख घरों तक पहुंचना, एक महिला 50 लाख महिलाओं तक पहुंचने का मतलब होता है 2 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचना। छत्तीसगढ़ में इतने ही मतदाता हैं, तो एक तरह से अगर हम इस आंकड़े को आधा भी कर देते हैं, आधे से आधा भी कर देते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना जैसे योजना के माध्यम से एक साइंटिफिक मेथड बना करके सीधे तौर पर 20 लाख मतदाताओं को टच किया। ये इसका एक टर्निंग पॉइंट इसलिए सिद्ध हुआ, सिर्फ घोषणा से नहीं हुआ, क्योंकि घोषणा तो गृह लक्ष्मी के रूप में कांग्रेस ने भी कर रखी थी और ज्यादा पैसे की कर रखी थी, लेकिन जो अप्रोच थी इसकी, जो साइंटिफिक अप्रोच थी लोगों तक पहुंचने की, वो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर अदा करती है। अभय नारायण साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। हम लगातार कहते रहे, आप लोग खारिज करते रहे, पर हर जानकार कहता है ये टर्निंग पॉइंट था, ये जीत की बड़ी वजह बना। निश्चित रूप से घोषणा पत्र में जो महतारी वंदन योजना इन लोगों ने लाया और उसमें फॉर्म भरवाया और फॉर्म ही नहीं भरवाया। हमने तो कई जगह पकड़े और निर्वाचन को लिखा भी था कि 1,000 रुपये एक महीने का बांट दिया। तो ये फर्क तो पड़ा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस की जहाँ काम था, सच्चाई थी, कांग्रेस की योजनाएं थी, वही इन लोगों ने चुनाव में ध्रुवीकरण किया। धर्मांतरण को मुद्दा बनाया, एक हत्या को इन्होंने मुद्दा बनाया, झंडे के विवाद को मुद्दा बनाया, उस तरफ भी मोड़ने का काम किया, एक ध्रुवीकरण हुआ। कांग्रेस का सच परास्त होता हुआ दिखा और भारतीय जनता पार्टी झूठ का आवरण बनाकर इस चुनाव को जीतने में सफल रही। फिर भी मैं बधाई देता हूं कि जिन घोषणाओं को आपने घोषणा पत्र में लाया है, जिनके बल पे छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको सत्ता सौंपी है, हम तो चाहेंगे कि उसी तरह शपथ ग्रहण हो और 2 घंटे में आप इन योजनाओं को लागू करें, क्योंकि जनता अगर आपके साथ गई है और आपने जनता के लिए घोषणा की है तो जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में समीक्षा होगी, कांग्रेस उन कारणों को खोजेगी। की बातें अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार कहा था कि आप लोगों के छलावे में जनता आ गई थी,
पर साहब जनता बड़ी प्रबुद्ध है, आप लोग कहते नहीं थकते हैं, पर थोड़ी सी हैरत शायद जनता को भी होती होगी कि हार के बाद इस तरह कैसे हम ये कह सकते हैं कि जनता छलावे में आ गई। और अब की बार अगले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने तय की, जनादेश आ चुका है। जीत के और 3 फैक्टर्स हैं अविनाश, जिनको लेकर चर्चा बहुत जरूरी है। संजय श्रीवास्तव जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस पैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं बधाई देते हुए। बधाई हो संजय जी आपको। जी नमस्कार पुनीत जी। अविनाश, 3 ऐसे और फैक्टर हैं, धान, सरगुजा बस्तर में रणनीति भारतीय जनता पार्टी की और बूथ प्रबंधन, तीनों पर एक एक करके बातचीत कीजिए। महिलाओं से जिस तरह से बातचीत हुई, महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी की ने और सफल भी रही है। लेकिन एक और मुद्दा, किसान, पिछले 2 साल का बोनस देने का वादा किया रमन सिंह ने, अटल जी की जयंती पर वो देने का वादा किया, क्या ये फैक्टर काम आया? सरगुजा और बस्तर क्लीन स्वीप बीजेपी ने वहां पर लगभग किया है, तो जो कोर आदिवासी वोट बैंक था वो क्या बीजेपी के पाले में शिफ्ट किया है? और बूथ मैनेजमेंट जिसके लिए पूरी बीजेपी जानी जाती है। तीनों के बारे में संजय जी बेहतर है अपना रिएक्शन दें। हमने 5 फैक्टर्स की बातचीत की है, इसमें आपकी तरफ भी एक जोड़ी, मोदी शाह साहब की जोड़ी, साथ में आपकी सरगुजा और बस्तर की रणनीति, धान के दाम की काट आप लोगों ने वक्त रहते सोच ली, और बूथ मैनेजमेंट में तो आप लोग माहिर हैं। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले यदि धान की बात करें, क्योंकि धान की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार करते रहे और हम लोगों ने उसका जवाब देने का प्रयास किया। उसके आधार पर प्रदेश के किसानों को, चूंकि ये तय है कि किसान आधारित ये प्रदेश है और यदि धान का कटोरा कहा जाता है तो किसानों की चिंता निश्चित रूप से हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पुनीत जी, जो हमेशा से हमारा एजेंडा रहा है और माननीय मोदी जी भी इस बात को हमेशा कहते हैं कि यदि हम धान के कटोरे के प्रदेश में रहते हैं और यदि धान उत्पादक हमारा प्रदेश है और यदि किसान अन्नदाता है, तो बीजेपी का यह स्पष्ट मत है कि किसानों को हमको उन्नत बनाना है, स्थायी तौर पर हम किस तरीके से उन्नत बना पाए और उनकी खेती के लिए हम स्थायी तौर पर किस तरीके से उनकी मदद कर सके, ये हमेशा से हमारा एजेंडा रहा। और आपने देखा कि 15 वर्षों में हमने जो 16% का ब्याज पर ऋण पर जो ब्याज लगता था, उसको हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने समाप्त किया था। बिजली बिलों में हमने 5 HP तक के जो फ्री पंप्स दिए थे, लगातार हमने काम किया, जनता ने आशीर्वाद दे भी दिया। लगातार 3 बार हम इस प्रदेश के अंदर में सरकार में रहे और मैं हमेशा ये कहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा जन घोषणा पत्र लाया सरकार बनाने के लिए कि हम 2500 रुपए MSP दे देंगे। सामान्यतः MSP जो है पूरे देश के जो सभी राज्य हैं, सभी किसानों के लिए एक बराबर का होता है, किसी एक राज्य को हम उपकृत नहीं कर पाते हैं, ये टेंडेंसी थी। लेकिन पिछले चुनाव के समय कांग्रेस ने ये किया, उसका लाभ भी उनको मिला, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन किसान के मामले में जैसा कि हम बोनस देते रहे, 2 वर्ष का बोनस हम नहीं दे पाए थे। इस बार के हमने घोषणा पत्र में रखा कि हम यदि 2 वर्ष का धान का बोनस नहीं दे पाए तो हम देंगे। किसानों का जो उत्पादन है, जो उत्पाद है, उसको हम कांग्रेस से कहीं ज्यादा कि प्रति एकड़ हम 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे, 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। और जो हमारी नीति रही है उस पर जनता ने विश्वास किया। ये अलग बात है कि 5 साल के लिए वो उन पर विश्वास कर गए, लेकिन जब उनको ये 5 साल का अनुभव रहा तो उनको ये लगा नहीं कि शायद ये लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा किसान, इसलिए उन्होंने हमारी नीति पर विश्वास किया, पहली चीज। दूसरा विषय जो आपने कहा कि ट्राइबल का मामला, देखिए सरगुजा संभाग में हम 14 में 14 सीटें जीते हैं और बस्तर में शायद हम 12 में 8 सीटें जीते हैं जी। तो इस प्रकार 26 में से लगभग 22 सीटें जो जनता के आशीर्वाद से हमको प्राप्त हुआ है। देखिए ट्राइबल जो है इस प्रदेश का मूल है, मूल आदिवासी, और ट्राइबल को हम चुनावी नजरों से यदि देखते हैं, कांग्रेस हमेशा देखती है कि हम किस तरीके से उनको तात्कालिक लाभ दे दे और वोट में तब्दील करके वोट बटोर के हम सरकार बना ले। मुझे लगता है यदि इस प्रदेश का मूल आदिवासी है, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, उनको स्थायी तौर पर हम क्या सुविधा दे सकते हैं। ठीक है। आपने देखा चरण पादुका से लेकर जो तेंदुपत्ता का बोनस है, हमारे इस जनघोषणा पत्र में भी रहा। 15 वर्षों तक हमने उसकी चिंता की। साथ ही साथ केवल ट्राइबल को हम ये नहीं कि उनके घर पर क्या लाभ दे दे, उस जगदलपुर से लेकर बस्तर तक वो दंतेवाड़ा जहां पर हमने जिला बनाने का काम किया, वहां तक हम डेवलपमेंट लेके गए, एजुकेशन को लेकर गए, नक्सल से हमने लड़ने का ईमानदारी के साथ में प्रयास किया, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दूसरा विषय संजय जी, हम आपके साथ में लगातार अगले और 1 घंटे तक चर्चा करेंगे, जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे।
और इस आधे एक घंटे के भीतर जो हमारी चर्चा का विषय था जीत के फैक्टर्स पर, इसके अलावा हमने जीत के उन हीरोज या उन चेहरों की भी बात करनी थी जिन चेहरों पर हम कह सकते हैं कि जो जीत के हीरोज बनकर उभरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अगर ग्राफिक्स रेडियो तो मैं चाहता हूं कि हम एक बार उन चेहरों को दिखा दें कि जिनको हम ये मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में जीत के वो हीरोज बनकर उभरे हैं। ऐसे 7 चेहरे जिन्हें आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जीत के फेसेस हैं। अगर ये ग्राफिक्स तैयार है बीसीआर टीम, चलिए कुछ देर बाद हम आपको इनको दिखाएंगे। सरकार के मंच पर इन चेहरों की भी चर्चा करेंगे, हार की वजहों का विश्लेषण भी होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद पूरे फ्रेश अंदाज में आपको अगले 1 घंटे का पूरा अपडेट देंगे। बड़ा अपडेट ये कि 9:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जाएंगे। तस्वीरें सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। जुड़े रहें, देखते रहें।